बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सुनो पाकिस्तान और पूरी टीम की जानिब से नाजरीन को नया साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। साल 2024 का सूरज कई तल्ख, तुर्श और शीरी यादों को लेकर रुखसत हो चुका है जनाब। दुनिया नए साल में दाखिल हो गई है और नए साल का सूरज नई खुशियों, नई ख्वाहिशों, नई उम्मीदों, उमंगों, नए इरादों और नए जज्बों के साथ तुलू हो चुका है। और ये हैं उज़ैर मलिक और मैं हूँ नजफ राजा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको सुनो न्यूज़ की जानिब से नया साल तो मुबारक ही है और आज नए साल का पहला दिन है। बहुत जोश है और आज के नए दिन में हर लोग जो है ना मोस्टली अपने गोल सेट करते हैं, कमिटमेंट सेट करते हैं। तो सबसे पहले उज़ैर मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे बताइए आपकी क्या कमिटमेंट है 2025 की? कमिटमेंट आप बात कर रही हैं तो क्या गोल ये है कि गोल ये है कि फिट रहना ज्यादा और ज्यादा अपने काइंड होना है और इसके अलावा बहुत सारे जो है ना कमिटमेंट्स हैं। आप बताएं आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा ये है कि मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अच्छा, सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपकी सेहत होगी तो आप अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकेंगे। तो आपके नए साल अलावा बस हाँ दैट्स इट। अच्छा, अपनी हेल्थ, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ज़िंदगी में पीस चाहिए, खुशी चाहिए, सेहत चाहिए, हर चीज़ आ जाती है, आप हर चीज़ हासिल कर लेते हैं, उम्मीद भी मिल जाती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो नाज़रीन, हमने तो आपके साथ शेयर कर लिए अपने गोल्स। आपके क्या गोल्स हैं हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करके बताइएगा। और सबसे पहले नए साल के हवाले से बात करें तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले दाखिल होता है नए साल के अंदर, और ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया नए साल में दाखिल होने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क है, जिसके बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का खूब जश्न मनाया गया और नए साल को खुश आमदीद कहा गया। न्यूजीलैंड के 25 घंटे बाद आज शाम 5 बजे जनूबी पैसिफिक में वाक़ अमरीकी जजीरा समोआ में साल नौ की तकरीबात पज़ीर होंगी। हर साल की तरह हम देखते हैं कि ऑकलैंड से ही सबसे पहले जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ होता है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4 बजे आगाज़ हो जाता है। और जनाब, हम आपको ये कहेंगे कि आप मोहब्बतें बांटें, दिलों को जोड़ें और नफरतों को भुला दें। उम्मीद है, हमारी दुआ है कि नया साल आपके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ लाए, बहुत सारी खुशखबरियाँ लाए। और अहमद नदीम कासमी साहब ने क्या खूब कहा है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत शेर था। नया दिन, नया साल, नई उमंगें, नई उम्मीदें। दुआ है साल 2025 पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए तारीख का नया बाब साबित हो। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आए, मईशत तरक्की करे, खुशहाली की बहार आए, महंगाई कम हो, दहशतगर्दी और नफरत का खात्मा हो और जवानों को अपने ख्वाबों की मंजिल मिले। खुदा करे साल 2025 मसाइल की सताई अवाम के जख्मों पर मरहम साबित हो। आमीन। तो फिर आइए आज इस अहम मौके पर हम सब मिलकर यह अहद करें कि पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और अमन आशती का गहवारा बनाएंगे। ज़ाती मफादात से बालातर होकर कौमी जोशो जज्बे के साथ वतन अजीज़ की खिदमत करेंगे। इसे दुनिया का बावकार और अजीम से अजीम तर मुल्क बनाएंगे। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। दुआ ये भी है कि नया साल पाकिस्तान के साथ साथ आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के लिए खुशियों से भरपूर हो, इंसानियत के लिए बाइस रहमत हो और हर तरफ अमन का बोलबाला हो। तमाम मुसलमानों के लिए मुसरत और शादमानी का साल हो। ये साल कश्मीर और फ़लस्तीन समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आज़ादी का साल साबित हो। बिल्कुल। और इसके बाद नाजरीन, जैसे कि हम हमेशा मौसम के हवाले से बातचीत करते हैं, मौसम की तफसीलात आपसे आगाह करते हैं, आपको टेम्परेचर के हवाले से बताते हैं कहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो आप बता ही दीजिए, बारिश हो रही है। तो आइए चलते हैं मौसम की जानिब। नए साल के साथ ही मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री हो गई है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से 6 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है, जिसके बाद सर्दी की लहर में मजीद शिद्दत आने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का,
जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज है, बादलों ने भी डेरे डाल रखे हैं। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करते हैं स्कर्दू की, तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर -9 और ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर। आपको बताते हैं वादी शदीद सर्दी की लपेट में है, बादल भी छाए हुए हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 6 जनवरी तक आज़ाद कश्मीर भर में तेज बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। SDMA ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और सयाहों को हदायत की है एहतियात करने की। अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, बुनेर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं पंजाब का, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द और धुंध का राज बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। आगे चलते हैं, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करते हैं। वहां पर कम से कम पारा 1 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान में कम से कम टेम्परेचर 6 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी और गिलियात में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। PDMA ने अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। और अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान के मौसम की तरफ, जहां शदीद सर्दी की लहर जारी है। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, पशीन, ज़ियारत, कला सैफुल्ला, योब में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सूबे सिंध के मौसम का, जहां ज़्यादातर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सक्खर, कश्मीर समेत दीगर इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। तो नाजरीन, आपने जानी मौसम की सूरत हाल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्की हालात की। तो नए साल के आगाज़ पर हुकूमत के भी नए गोल सामने आ गए हैं और नए माशी प्लान का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 साला माशी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इजरा कर दिया और इस हवाले से इस्लामाबाद में एक तकरीब भी हुई। वज़ीर आज़म, नायब प्राइम मिनिस्टर और अहम वफाकी वज़रा ने खिताब किया और माशी इस्तेहकाम के बारे में बड़े बड़े दावे भी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर बताया कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया, कई चैलेंजेस से गुजरकर मईशत को बेहतर किया है और इदारों और हुकूमत की ऐसी शराकतदारी पहले कभी नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं मगर दुआ है क़यामत तक ये पार्टनरशिप कायम रहे। और 5 साल प्लान के खदोखाल पर उन्होंने बात की। और इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो उसके मुताबिक 5 साल में GDP 9.8% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। प्लान के तहत शरह ख़वानगी 70% और गुर्बत 13% तक लाने का प्रोग्राम बनाया गया। IT बरामदात में सालाना $5 अरब का इजाफा, जबकि 2035 तक मुल्की मैशत को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी इंतशार में ये प्लान के जो मकासद हैं कैसे हासिल होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत का जो मौशी प्लान है उस पर तो हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे,
ये बताएं कि साल 2025 में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ पाएगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि हर जगह हर महफिल में यही सवाल होता है। 2024 का अदम इस्तेहकाम हो या 2023 का या 2022 का, ये सारे का सारा अदम इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी पार्टी यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको इक़्तिदार डिनाई किया जा रहा है। इलेक्शन में धांधली हुई 2024 के इलेक्शन में, वो हम सब के सामने है, और उनके फैसले भी जिस तरह हुए, फिर 26वीं तरमीम के ज़रिए जैसे अदालतों के पर काटे गए, तो उसका मकसद भी एक ही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा सके। तो जब तक इमरान खान अंदर हैं तो उस वक्त, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक़ नहीं मिलता, यानी वो इलेक्शन जो जालसाजी जिसमें हुई थी उसका कोई इलाज नहीं होता, तो उस वक्त तक ये तवक्को रखना कि अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। तो चूँकि 2025 में भी ये मामला ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो 2025 में भी आपको ज़्यादा इस्तेहकाम की तवक्को नहीं रख सकते। हबीब साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए, कल से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। दोनों फरीकैन के बयानात आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? इस वक्त जो मुज़ाकरात की कामयाबी है वो ख़ास तौर पर हुकूमत की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत चूँकि बग़ैर इलेक्शन की लेजिटिमेसी के है, इसलिए इसका तकाजा है कि इसकी सबसे बड़ी अपोजिशन, जिसको असल में इक़्तिदार में होना चाहिए था, वो इसको लेजिटिमेट तस्लीम कर ले। तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी लेजिटिमेसी पर ज़ोर दे, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ कोई दूसरे सवाल उठाएगी और लेजिटिमेसी के सवाल से गुरेज करेगी। अब इसमें कोई दरमियानी रास्ता क्या तलाश किया जा सकता है, बज़ाहिर तो अभी मुमकिन नज़र नहीं आता। ये एक ट्रांजैक्शनल नेचर के मुज़ाकरात हैं, इनका कोई बहुत दूर रस, यानी इनका जो भी नतीजा होगा वो ऐसा नहीं होगा कि इस हुकूमत को वो सब कुछ मिल जाए जो ये चाह रही है, और वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। तो इसमें दरमियानी रास्ता कुछ थोड़ा बहुत निकल सकता है, माहौल में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, लेकिन वो वक्ती होगी। और मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान ज़ाहिर है हुकूमत कभी भी नहीं करना चाहेगी। उसकी वजह यह है कि नाकाम मुज़ाकरात, अगर हुकूमती इत्तेहाद मुज़ाकरात में नाकाम रहता है और कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, तो इसका नतीजा ख़तरनाक भी हो सकता है इसके लिए। तो लिहाजा जब भी सियासी मुज़ाकरात इस सतह पर शुरू हो, तो एक फ़रीक की ख़ास तौर पर हुकूमत की कोशिश होती है कि इसमें से कुछ ना कुछ निकले ताकि वो कामयाबी का तासुर दे सके। अदरवाइज़ जहाँ तक सब्सटेंशली अगर आप कहें कि इन मुज़ाकरात से जो मुल्क का इस्तेहकाम का मसला है वो हल होगा, तो वो इनसे भी हल होने वाला नहीं है। हबीब साहब, बतौर सीनियर सहाफ़ी आपने सियासत के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इस साल क्या बानी PTI जेल से रिहा हो जाएंगे, या फिर उनकी मुश्किलात में आप मज़ीद इजाफा देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 2025 इमरान खान साहब की रिहाई का साल है, और अगर इसको मैं मज़ीद नैरो डाउन करूं तो मुझे पहले निस्फ में ही इमरान खान साहब जेल से बाहर दिखाई देते हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उनको पर जितने भी मुकदमे बनाए गए हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। अगरचे निचली अदालतें कुछ सख्ती और तलखी पैदा करती हैं, लेकिन आला अदालतों का अब तक का जो तर्ज अमल है वो यही है कि वो इन मुकदमात में जो नज़र आने वाली, यानी जो हर एक को नज़र आने वाली बुराई है या खामी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए रिलीफ देती है। तो ये मुकदमात के फैसले कुछ भी हों, इसमें तवक्को यही है कि आला अदलिया में जाके ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। बिल्कुल ठीक, हमें इस हवाले से भी बताइए, क्या हम साल 2025 को मुल्क में सियासी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली का साल करार दे सकते हैं? कैसे कहा जा सकता है? अभी बिल्कुल अभी आगाज़ में तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई बड़ी तब्दीली होगी, और जब बड़ी तब्दीली आप कहते हैं तो उससे मुराद क्या है। तो बड़ी तब्दीली से मुराद अगर ये है कि हुकूमत बदल जाए या इलेक्शन की तरफ चले जाए मामला, तो मुझे इसमें कुछ मुश्किल नज़र आ रही है, और कम से कम पहले 6 महीने में तो ऐसी कोई सूरत नज़र बनती हुई दिखाई नहीं देती। हाँ, अगले निस्फ में अगर कोई सूरत बनती भी है तो फिर उसको आते आते 2026 आ जाएगा, और 2025 में इलेक्शन होते हुए तो दिखाई नहीं देते। अलबत्ता इस हुकूमत की मुश्किलात में कोई कमी होती हुई भी नज़र नहीं आती। ठीक है, यानी साल 2025 में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे आपको। 2024 में हमने देखा सियासी गैर यकीनी के बावजूद मईशत के आदाद शुमार में कुछ बेहतरी आई,
महंगाई कम होने से शराय सूद भी कम हुई है, जो कि अच्छी खासी कम हुई है। और स्टॉक मार्केट तो आपके सामने, उसमें बहुत इजाफा है। तरसीलात ज़र में भी इजाफे का दावा हो रहा है। क्या इस साल मुल्क की मईशत अपने पांव पर मुकम्मल तौर पर खड़ी हो सकेगी? अगर आप किसी एक ऐसे बच्चे को मुल्क की मईशत सौंपें जिसने एफए में इकोनॉमिक्स पढ़ रखी हो, तो वो जो इक़दामात करेगा उसका नतीजा भी यही निकलेगा कि आपको जो ऊपर के नंबर्स हैं वो नज़र आएंगे कि ये मुस्तहकम होते हुए मुस्तहकम हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मसला है मुआशी, वो इन नंबर्स का इस्तेहकाम नहीं है। पाकिस्तान का मौशी मसला नए प्रोजेक्ट्स लगने का है। पाकिस्तान का मौशी मसला यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का है। पाकिस्तान का मौशी मसला कारखानों में पैदावार बढ़ाने का है और नए कारखाने लगाने का है। पाकिस्तान का मौशी मसला यहाँ की तालीमी निज़ाम से जुड़ा हुआ है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये सारे उमूर ठीक नहीं होते, उस वक्त तक ये सोचना कि पाकिस्तान के अंदर कोई मौशी तब्दीली आ जाएगी, तो ये वक्ती तौर पर तो आपको लगेगा कि हुकूमत चिल्ला चिल्ला के भोंपू बजा के आपको बताएगी कि ये चंद नंबर बेहतर हो गए हैं, देखो तरसीलात में इजाफा हो गया है, देखो जो आपका अफरात-ए-ज़र है वो कम हुआ है, देखें शरह सूद कम हुई है। लेकिन सवाल अहम ये है कि क्या 2.5 करोड़ बच्चे जो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर रहे और स्कूलों से बाहर हैं, क्या वो स्कूलों में आएंगे? क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा असासा है। पाकिस्तान के अंदर जो बेहुनरी है, यानी हुनर की जो कदर नहीं है, और पाकिस्तान के जो बेशतर लोग जो काम करने के काबिल हैं, उन्हें कोई ऐसा हुनर नहीं आता जो पैसा बना सके, जो दौलत क्रिएट कर सके। तो ऐसे लोगों को बगैर ट्रेनिंग दिए आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी बेहतरी आ जाएगी? पाकिस्तान के अंदर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 2025 वो साल है कि जिसमें मईशत के जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं वो हल होंगे। बहुत खूब बात की और बड़े बेहतरीन अंदाज में और एग्जाम्पल के साथ हबीब साहब ने ना कुछ कह के भी बहुत कुछ कह दिया और सब कुछ ही मुझे लगता है इन्होंने कह दिया। तमाम पहलू का उन्होंने अहाता किया अपने तज़किये के अंदर। बहुत शुक्रिया हबीब साहब आपके वक्त का। यहाँ पर प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। साल का आगाज़ है, 2025 का पहला दिन है। ज़ाहिरी बात है, जैसे कि बहुत सारे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हम सेहत पे बात करेंगे, सेहत को मौजू बनाएंगे, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर किया जाए। लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसके हवाले से आपको आगाह करना चाहेंगे, जिसमें बरतानिया ने 1 जून से जो है डिस्पोजेबल वेप पर पाबंदी लगा दी है, और उसमें स्कॉटलैंड भी है, वेल्स भी है, शुमाली ऑकलैंड भी है जिन्होंने पाबंदी लगाई। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं क्या स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने तो अब तक जितने भी लोगों को देखा है वो नहीं कर पाते। आपने तो जितनों को भी देखा स्मोक के असरात से मुतासर होते हुए उन्हें देखा, तो मेरा ख्याल है डिस्कशन कर लेते हैं। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक आज हमारे साथ स्टूडियोज पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 2025 में सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये कहीं ना कहीं शामिल है कि जनाब सेहतमंद रहना है, सेहत का ख्याल कौन सी आदत अपनानी चाहिए, किन को तर्क कर देना चाहिए हमें? आदत हमारी अपनी दोबारा रीसेट करनी चाहिए। असल में हमने मिनासुल कौम जो अपनी बेसिक्स है ना उसको अब चेंज कर दिया। जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था कि टाइम पे सोना और जल्दी उठना, वो ख़त्म हो गया। टाइम ही हमारा जो स्लीपिंग हैबिट है वो चेंज हो गई। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ग्रुप है, जो यूथ है, वो इस पॉइंट को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर रही। तो सोना हमारी हैबिट जो है वो लेट नाइटर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, डाइट, जो हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं रही, उसमें जंक फूड की एडिशन होगी। नंबर 3 जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट समझता हूँ वो फिज़िकल एक्टिविटी का। फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारा पार्ट एंड पार्सल अब बिल्कुल भी नहीं रहा। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स भी हो सकती है और डिफरेंट चीज़ें जो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी रूटीन का हिस्सा बन गई, जिसमें ये डिजिटल डिवाइसेस जो हैं इनका बहुत रोल है। उसके अलावा मेरे ख्याल में सोशली मीडिया पे हम एक्टिव हैं, सोशली इनएक्टिव हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ये मुझे लगता है कि जिसकी वजह से वो जो प्रेशर हम पे बिल्ट होता है उससे हम उस वक्त उस तरफ जा रहे हैं जिसके सवाल आपने अभी पूछा, ये वेपिंग के लिहाज से आप लोग बता रहे थे। एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस जो आप बात कर रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब, टोबैको फ्री की अगर हम बात करें तो यूरोप ने तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगी, आपकी हदायत लेना चाहूँगी, अगर हम वैसे फैक्ट्स एंड फिगर देखें ना तो पाकिस्तान 7वां मुल्क है जो कि 2.25 करोड़
से ज़ायद लोग तंबाकू नोशी का शिकार हैं, इस लत में मुब्तला हैं। कैसे हम बच सकते हैं इस चीज़ से? लोगों को किस तरह की हदायत हम करें, किस तरह के हमारे पैटर्न्स होने चाहिए कि हम इससे दूर रह सकें? देखिए, पहले एक चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करें, ये जो वेपिंग का एक नया एक हमारे पास मॉन्स्टर आ गया, ये क्यों आया है, इसको समझने के बिल्कुल बिल्कुल। कंसेप्ट। और फखरिया मैंने तो देखा है कि गले में स्टाइल, लटकाया होता हाँ, है बिल्कुल, जनाब। स्टाइल, फैशन। तो आप हमसे एक दो जनरेशन आगे जाएं तो उस यूथ को जो बेवकूफ़ हमें बनाया गया या उनको जो दिखाया गया वो था 007, एक यो बॉय जो स्मोकिंग करता है और वो हर चीज़ कर सकता है। तो वो जनरेशन उनके पीछे लग के उन्होंने स्मोकिंग का आगाज़ किया। ये जो जनरेशन है स्पेसिफिकली, ये जनरेशन, इसको मैं गैजेट लवर कहता हूँ। इनको, इनके हाथ में गैजेट ना होना तो इनकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती। तो यूथ ने इनको डायरेक्ट किया टुवर्ड्स दिस गैजेट। कितने डिफरेंट ब्यूटीफुल शेप के आपके वेप आते हैं, और एक चीज़ उन्होंने पेरेंट्स के जहन में डाल दी कि ये हार्मलेस है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन से डर के सिगरेट को घर में नहीं बाहर पिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वेपिंग जो है वो पेरेंट्स के सामने भी हो रही है, और पेरेंट्स के माइंड में ये ख्याल है कि शायद वेपिंग जो है ये हार्मलेस है। हाँ। हालांकि ऐसा कतई क्योंकि नहीं है। उसमें फ्रेगनेंस है, जी। वो उस तरह और स्मेल नहीं कर रही, parents दैट वो मींस हार्मलेस। इसी बात पे खुश हैं कि जनाब सिगरेट नहीं पी रहा मेरा बच्चा, हाँ, वेप कर रहा वेप करता है, मेरा ख्याल है सिगरेट कि नहीं पीता। मौत दिखा के ना बीमारी पे रजामंद कर लिया यू आर वालिदैन को। एब्सोल्युटली राइट। अब वहाँ पे क्या हुआ ये कि वहाँ के जो टीनेजर्स थे जिन्होंने वेपिंग शुरू की, उनमें से अक्सरियत स्मोकिंग का शिकार हो गई। और वेपिंग में एक कंपोनेंट अभी भी है जो शायद आप लोग जिस पे कम फोकस कर रहे होते हैं अक्सर लोग, जी। दैट इज निकोटीन। यस, लेवल इज टू लो, लेकिन अगर सिगरेट में से निकोटीन को निकाल दिया जाए तो सिगरेट नहीं रहेगी, क्योंकि वो कंपोनेंट जो कि एडिक्शन, जो कि हैबिचुअल का बाइस बन रहा है, जिससे आदी हो रहा है शख्स, वो सिर्फ और सिर्फ निकोटीन है। बाकी कंपोनेंट एक्स्ट्रा हैं। जब वो एक सिगरेट पे होता है उसका निकोटीन लेवल कम होता है, फिर जब उसको क्रेविंग होती है वो 2 से 4 और फिर डब्बी और फिर 2 डब्बियों पे चला जाता है। इसी तरह जो वेपिंग है उसमें निकोटीन का जो एलिमेंट है वो कम है, लेकिन है, और वही वो एलिमेंट है जो उस इसी बच्चे को स्मोकिंग की तरफ लेके जा रहा है। और स्मोकिंग जो है या वेपिंग भी जो है, जिसको मैं समझता हूँ अभी भी एक गेट टुवर्ड्स एडिक्शन है, इससे और एडिक्शन हो जाती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर लोगों को आइडिया नहीं है कि इसमें फ्लेवर हैं। लोग अक्सर बात करते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें तो कुछ नहीं, फ्लेवर हैं। तो जो फ्लेवर हैं वो फ्लेवर टेस्ट करने के लिए जो ऑर्गन अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो टेस्ट बड है, वो ज़बान पे हैं, वो लंग्स के अंदर नहीं है। तो आप जो स्टडीज़ हैं वो बड़ी हैरानकुन है, वो ये भी बता रही हैं कि इन्हीं फ्लेवर की वजह से ये कैंसर का बाइस भी बन सकती है। और वो टीनेजर्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो उस एज में होते हैं जब वो या स्कूलिंग में होते हैं या कोई एजुकेशनल पर्पस अपना काम कर रहे होते हैं, तो इससे उनकी मेमोरी भी इम्पेयर हो जाती है, स्लीप भी इम्पेयर हो जाती है। तो वेपिंग जो है अनफॉर्चुनेटली इसको एक माहौल क्रिएट कर दिया गया पाकिस्तान में कि ये हार्मलेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। तभी आप देखें कि हर चौक में एक अमेजिंग किस्म के शॉप्स ओपन हो गई हैं, और ऐसी जगह पे ओपन हो गई हैं जहाँ के साथ या तो अकेडमीज़ हैं या स्कूल्स हैं, जहाँ पे बच्चे थोड़ी देर वेट करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेट लेने आते हैं, तो वो इन शॉप्स को देखते हैं, इसके अंदर जाते हैं, और एक दफ़ा वेप करने की आदत पड़ती है, और उसके बाद वो उससे अगले स्टेप से अगले स्टेप पे चले जाते हैं। लेकिन आपने स्टार्ट में ही बात की थी ग़ज़ा की, डॉक्टर साहब की डाइट को अपना बेहतर करें, क्योंकि हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें जंक फूड चाहिए, ना घर का खाना चाहिए, कुछ एक बैलेंस हो जिसमें फ्रूट्स भी आए, ड्राई फ्रूट्स भी हों। किस तरह की ग़ज़ा हम खाएं कि हम ये स्मोकिंग की जो एक आदत है, ज़ाहिर बात आपको क्रेविंग होती है, आपके टेस्ट बर्ड्स भी कह रहे होते हैं, टेस्ट चाह रहे होते हैं, कि हम इससे दूर रह सकें। देखिए, अब पहले हम देखें कि वो जनरेशन को हमने क्या चीज़ उनसे ले ली है। हमने उनसे फिजिकल एक्टिविटी ले ली। कितने लोग बच्चे देखें, हम अपने आप लोग थोड़े से मुझसे तो आप लोग छोटे ही होंगे ना। देखिए, मैं अपना जब बचपन देखता हूँ तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो एक्टिविटी है वो फिजिकल एक्टिविटी थी। बिल्कुल। आपको थोड़ा सा टाइम मिला है, आपने फुटबॉल पकड़ी है, बैट पकड़ा है, और आप जाके खेलना शुरू हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो अगर खेल रहे भी, आप क्या करते हैं भी, हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किस पे करते हैं भी, वो एक्सबॉक्स लगा दी, दैट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी। तो उनको इस तरफ डायरेक्ट करें। देखिए, मैं अब ये देखता हूँ अक्सर, जब हम लोग देखा करते थे तो हमारे स्पोर्ट्स चैनल, ज़्यादा चैनल होते थे उस वक्त, स्पोर्ट्स को देखना एक अच्छी मतलब एक्टिविटी समझा जाता था। अब आपने सारी यूथ को इससे डिप्राइव्ड ऑफ किया, तो उसको वापस उस तरफ लेके आना है। और उसको इस तरह किस तरह लेके आ सकते हैं कि आप प्लीज़ सुबह के वक्त ना दिखा दिया करें कि ये जो एक्टिविटी है ये भी कोई इम्पैक्ट डाल सकती है। तो बैठाएं कोई मिस्टर पाकिस्तान
आपको मिस्टर सर हमने यहाँ पे पूरा एहतमाम किया होता है, पूरा यहाँ पे पूरी मैट है, training यहाँ पे डंबल्स हैं करवाते हमारे पास जनाब, हर चीज है। और वो जो एक्सपर्ट आते हैं ना वो यहाँ पे आके बताते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं। So this is very तो good. हम भी So- उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हाँ, जिस तरह this is आपसे very- सीखा है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़े आपने अच्छे मुफीद मशवरे दिए, और कोई आज अमल कर ले तो अपनी जिंदगी संवारेगा, बेहतर और है ये उसके लिए। न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन है हमारा यही है कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ये और ये vapes वेब हैं, से भी छोड़ खास तौर पर दीजिए। बचे, जिसे आप Exactly. फैशन के तौर पे ट्रेंड में आप जनाब आके जो है ना सिर्फ शोखी में आप उसे जनाब पिए जा रहे हैं और बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो मेरा सेहत ख्याल है के इसी point of पैगाम view के से भी, साथ और मेरे ख्याल में आपका एक ब्रेक जो शामिल ऑरा कर ली जाए। क्रिएट होता है वो भी गलत होता है। बिल्कुल। अब चलते ब्रेक के जाने, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग की। हर साल अपने साथ कुछ नए फैशन ट्रेंड्स लेकर आता है। 2025 भी बहुत से फैशन ट्रेंड्स आउट हो जाएंगे और हम देखेंगे बहुत से नए ट्रेंड्स भी मुतारिफ होंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए कौन से जो कलर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाएँ, कौन से स्टाइल अडॉप्ट किए जाएँ। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं समन असद को। समन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू बोथ। आपको भी नया साल आपको मुबारक। भी बहुत-बहुत हमें मुबारक बताएं हो। समन के नए साल का आगाज हो चुका है, सर्दियां भी इस वक्त अपनी पीक पे हैं जनाब। बिल्कुल। मर्दों के लिए, औरतों के लिए कौन से रंग जो हैं वो 2025 में उन्हें वेयर करने चाहिए, और खास तौर पर इस मौसम की मुनासबत? देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग किया, अपना होमवर्क किया हुआ है, इसलिए मुझे अपने नोट की बड़ी ज़रूरत है। जरूर जरूर आप बताइए हमें। अच्छा, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि कलर्स देखने में तो बहुत मज़े के हैं, स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, लेकिन कलर्स के नाम इतने स्पेसिफिक हैं कि अगर आप जाके गूगल पे वो लिखते हैं तो आपको वो शेड मिल जाएगा। उसके लिए पेंटोन यूनिवर्सिटी हर साल जो है ना कुछ रंग मुतारिफ करवा देती है। बिल्कुल। इंटीरियर्स के हवाले से, फैशन के हवाले से, हम फैशन के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। ये कलर्स तो वो मुतारिफ करवा देती है, बट अब आपने देखना है आपकी अंडरटोन क्या है और कौन सा ट्रेंड कलर जो है वो आप पे जाता है। सो इसमें 10 कलर्स मैं आपको बताऊंगी ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। इसमें आपके पास है जी सनबर्न, इट्स अ शेड ऑफ ब्राउन। ग्रीन कलर का शेड है जिसको आप कहते हैं रेन फॉरेस्ट, एग्जैक्टली। चेरी टोमेटो सबको पता है, बड़ा खिला हुआ खूबसूरत लाल बिल्कुल, रंग बिल्कुल। होता है। स्टारलाइट ब्लू है जो कि मिलता जुलता है आपके स्काई ब्लू से। मर्दों के लिए बहुत अच्छा है। आप प्रोफेशनल मर्द हजरात उसके जो है वो शर्ट्स कैरी करें, बड़ा प्रोफेशनल लगता है। मेरे पास तो 2-3 सूट भी ब्लू हैं। अरे जबरदस्त। मुझे लगता है इन कलर्स की बहुत ज्यादा कलेक्शन आपको रख लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, ये हाँ बहुत बिल्कुल। compliment करते हैं। अच्छा, प्यूरिट पंपकिन है जो कि मरून का शेड है। ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड में आपको मिस्टेड येलो मिलेगा जो बहुत खूबसूरत, जिस तरह लेमन कलर होता है, लेमन से थोड़ा सा ब्राइटर कर लें, लेकिन बड़ा ही कूल, बहुत मजे का कलर है। अच्छा जी, आलमंड मिल्क का जो शेड होता है, वाइट का शेड है, वो कलर बहुत इन होने वाला है। एग प्लांट कलर जो है वो अच्छा। बहुत इन होने वाला है। इसके अलावा आपके पास है जनाब वेवराइट और स्टॉर्म फ्रंट कलर जो है, ठीक है। ये ग्रे का शेड है जो कि चारकोल ग्रे के करीब करीब है। ओके। ये वो कलर्स हैं जो आप अपने इस ट्रेंड में देखेंगे 2025 में, खास तौर पे विंटर्स में आप ये देख रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया ना, ये 2024 के एंड से स्टार्ट हुआ है और ये 2025 के मिड तक जाएगा। ठीक है। यानी आपके विंटर्स और ऑटम तक ये जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, कुछ मैं आपको क्लासिक्स भी शेड्स बताना पसंद करूंगी। इसमें आपको पता है हमेशा जिस तरह हमारा डार्क नेवी और ब्लैक कलर हमेशा इन होता है, बिल्कुल। ठीक है। आपके पास इस वक्त जो शीप स्किन कलर है वो भी बहुत इन होने वाला है। ब्लैक और नेवी ब्लू के अलावा बात हो रही है। इसके अलावा जनाब यहाँ पे लगूना ग्रीन है। लगूना ग्रीन होता है थोड़ा सा मूंगिया ग्रीन की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा मेहंदी ग्रीन की तरफ। सही। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। exactly। इसके अलावा आ जाता है आपके पास पाइन कोन। पाइन कोन अच्छा का समन, कलर आपने इतने सारे कलर्स हमें बता दिए। हाँ। अब हम चलते हैं थोड़े से पैटर्न की जानिब। मुझे तो पहले खवातीन के हवाले से पता, मर्दों का भी पूछ ठीक लेते है। हैं, लेकिन खवातीन के हवाले से बताइए कि वर्किंग वुमेन हाँ। की अगर बात की जाए, डेली आपने काम पर जाना है, किस तरह के पैटर्न्स, कलर्स की समझ आ गई, पैटर्न्स किस तरह के हों जो फॉलो किए जाएं 2025 देखिए, के लिए? अगर खवातीन की बात की जाए, मर्द हज़रात की भी बात की जाए, और फिर खास तौर पे बात की जाए कि आप एक प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, बिल्कुल। आप लोगों ने ऑफिस जाना हाँ। है, आपका भी एक प्रोफेशनल, आपने आपको देख के लोग सीखते हैं, आप स्क्रीन पे हैं, बड़ा मैं सीरियस काम हमेशा कर रहे हैं। सॉलिड कलर्स की तरफ आपके लिए जाती हूँ। बेस्ट है कि आपने हमेशा सॉलिड कलर्स आई में डोंट रहना गो है। विद द पैटर्न्स एंड आई डोंट लाइक अच्छा, इट। यू कैन गो विद द पैटर्न, बट आपके पास बहुत रिस्ट्रिक्टेड सी जो है ना ऑप्शंस Exactly, अवेलेबल दो। है। हम भी और वो है- वैसे समन अमूमन सॉलिड कलर्स ही पहनते हैं, लेकिन हाँ। मैचिंग के चक्कर में हमें जो है ना डल में भी जाना पड़ता है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है अगर आपने हाँ, बिल्कुल। इनर साइड पे थोड़ा सा डल पहना, उसके ऊपर आपने डार्क कलर का कोट कैरी कर लिया या
लड़कियों ने ब्लेजर कैरी कर लिया, बैलेंस कर लें आप, बैलेंस कर लें आप। आपने सीरियस लुक देनी है। और खवातीन के लिए मैं खास तौर पे कहती हूँ, आपने मर्द हजरात के साथ काम करना है, आप डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। अगले का फोकस आपके कंटेंट पे होना चाहिए, ना कि आपके प्रिंट के ऊपर और आपने 36 कलर अप्लाई कर लिए हैं, इसके साथ ये कलर होता तो ये अच्छा होता, अच्छा ये नहीं पहना, फिर आप कहते हैं हाँ क्या कह रही थी आप, क्योंकि आपका फोकस तो उसके कपड़ों पे था। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन का बायस है। मतलब अच्छा, प्रिंट्स में बता दूं, आदमी हो या औरतें हो, लड़कियां हो या लड़के हो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, तो आपके पास सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स की ऑप्शन रह जाती है। और उसमें भी कलर्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है, नेवी ब्लू और ग्रे आप पहन सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आप पहन सकते हैं, मरून और ग्रे पहन सकते हैं, ये थोड़े से डिसेंट कलर्स हैं। स्ट्राइप्स हैं, पोल्का डॉट्स हैं, चेक्स हैं। ये नहीं कि ज्योमेट्रिकल शेप में हर शेप आपने पहननी है, नहीं, ये सिर्फ 3 आपको मैंने बता दिए पैटर्न्स, ये आप पहन सकते हैं। अच्छा, आपने जो पैटर्न की बात की ना, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप जितने मर्जी सीरियस रहें, आदमी हो या औरतें हो, घर जाके ना उसको छोड़ दें। आपको जिंदगी में चेंज चाहिए, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। घर जाएं, अच्छे रंग पहने, अच्छे कट्स समन, आप पहने। घर की बात कर रही हैं तो घरेलू खवातीन के हवाले से बात कर लेते हैं। हाँ। मुझे बताइए कि उनको किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए 2025 के हवाले से, जो इन भी हो, उनकी स्टाइलिंग के देखिए, हवाले जो से भी पैलेट best मैंने हो। बता दी है खवातीन के ना, बारे में बताएं, मर्दों के बारे में तो ये कि उन्होंने घर जाके मर्द सबसे घरेलू- कंफर्टेबल कपड़े पहने, मर्द घरेलू नहीं होते। उन्होंने सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं घर जाके। ये खवातीन देखा भी आजकल अच्छा, बड़ी ऐसे आजकल हो खवातीन गई भी हैं। ऐसे ही हैं। खास तौर पे प्रोफेशनल लेडीज हाँ, ऐसी अपने हो, घर जाके PGs में busy हो घूमती जाते हैं। हैं। हाँ। अच्छा, घरेलू खवातीन के लिए जो पैलेट मैंने बताई है, इसमें से आप प्रिंट्स की तरफ जाएं, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉम्बोज अडॉप्ट करें। जैसा मैंने आपको मिस्टेड येलो बताया है, एग प्लांट बताया है, इसका कोई आपको अच्छा मिक्सचर प्रिंट समन, मिले, आपने इतने डिजाइनिंग मुश्किल मिले। रंगों के नाम बताए हैं। मैं कहता हूँ जो मर्द हजरात है ना, उन्हें 6-7 से ज्यादा रंगों के नाम ऐसी नहीं कोई पता। बात नहीं, एग प्लांट का किसको नहीं मुझे पता? ये बताएं, उन्हें इसका पता है, मर्दों से एक्सपेक्ट किया लेकिन जा उनको ना सकता है। रंगों का जरा कम पता है। तो देखिए, ये बता दें, इसीलिए- आप जरा उनके लिए आसानी कर दें, ये बता दें कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो कि मेल की वार्डरोब में होना लाजमी। देखिए, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्लीज इन दोनों को जाते हुए वो लिस्ट जरूर दे दें कलर्स की। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, इनके लिए इनको बहुत जरूरत है। मैं तो देखें तालबेल हूँ, जहाँ से मिले मैं सीखता हूँ, जरूर। कोई बात नहीं। अच्छा, आप बता हम दें। कहाँ पे थे अब दोबारा? हम वहाँ पे थे कि हम कौन ये से थे कलर्स prints। मेल्स की वार्डरोब में लाजमी होने चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट Basic colours। क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ना, आपको पता है व्हाइट के कितने शेड्स होते जी। हैं, ठीक है, आप व्हाइट के डिफरेंट शेड्स ले लें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जी। आज जो आपने पिंक का शेड पहना हुआ है, अगर आप इससे भी लाइटर में आते हैं, वो बिल्कुल आपका पेस्टल पिंक बन जाता है। तो आपने ये देखना है वो आप पे सूट कर रहा है। आप पूछे क्यों? क्यों, उसकी क्या बात आपका है? एग्जैक्ट व्हाइट कलर वो है जो आपकी आई का व्हाइट कलर है। ओके, इसके अलावा अगर आप ओके। व्हाइट के किसी भी नियर बाय शेड पे जाएंगे, वो आप पे सूट नहीं करेगा। आप सही। पेन लगना शुरू हो जाएंगे, आप बीमार लगना शुरू हो जाएंगे, मरीज लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। आपका व्हाइट का शेड वो है जो आपकी आंख के व्हाइट पार्ट में आ रहा है। किसी का सही, हल्का सा सही, येलो आ रहा होता है, किसी का हल्का सा ब्लू आ रहा होता है, ठीक है, अब आपका पिंक आ रहा है, ठीक है, आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से Thank आपने you। पॉकेट स्केयर लगा बहुत लिया तो शुक्रिया। कमाल कर दी, मैचिंग आपने मैंने सीधा की, आपको मैं कहा कि समझ हमें ये गई। सारे लवाजमात देखने पड़ते। जबरदस्त है। अभी स्क्रीन पे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सीख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आपके लिए जितने भी लाइटर शेड्स हैं, जो बहुत लाइटर है, व्हाइट के करीब है, जिसमें आपका स्काई ब्लू आ जाता है, लाइटर पिंक है, लाइलिक कलर है, फिर आपका व्हाइट है, ऑफ वाइट है, ये कलर जो है ना, मर्द हजरात के पास लाजमी वार्डरोब में होने चाहिए। वेस्टर्न क्लोथ्स की तरफ अगर आ जाएं हम, इनके जो ये ब्लेजर्स होते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स कोट्स आप जिसको कहते हैं, जिसको आप पेंट कोट कहते हैं, तो 2 पीस में आपके पास जेट ब्लैक कलर, चारकोल ग्रे, ग्रे, डार्क नेवी, ये होने चाहिए। इसके ऊपर आपने ब्राउन, रेड, मरून, पर्पल, खुदा का Very वास्ता है। nice, ये good, फैशन good। के पीछे भाग रहे हैं लोग, मैंने देखा है। लड़कों को मैंने पर्पल कलर के कोट पैंट में देखा है, मैं कह रही हूँ भाई क्या हो गया? ऑरेंज, से- मैंने कौन तो से ऑरेंज भी देखा है। मैंने तो ऑरेंज भी देखा है, सीरियसली। Seriously। मतलब आप क्या मतलब कहते हैं, seriously, क्या लड़कियां नहीं expect कर ऐसे सकते हो? पॉपी कलर्स पहनती, उनको एम्बैरेसमेंट उन्होंने कहा होगा ना हमारे पास सारे कलर हैं, ये वाला नहीं देखिए, है, इसका भी कुछ बनवा लो। ठीक हो गया। समन, थैंक यू सो मच, You're आपने welcome। कलर्स के बहुत हवाले से शुक्रिया। हमें आगाह किया, हमारी नाजरीन को भी बताया कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस और तरह के लड़के कलर्स ये अच्छे सुन ले लगेंगे खास तौर आपकी पे, टोन ये पर। जो कलर्स है ना जनाब, आपने इनको अवॉइड करना है, जिनका देखा है कि नजफ ने भी पहने देखे और इन्होंने भी, और कोशिश थी कि ये सिर्फ फीमेल्स पे रहे, लेकिन देखे मैंने आप लोगों का ख्याल रखा है और मेल्स के जो देखिए- कलर है ना, वो भी अच्छा आपसे ज़हर, उसमें ये है कि आप इस तरह के कलर्स शेयर पहने, किए कि जनाब अब आपका ये है लेकिन कि आप अपनी वार्डरोब में ये कलर लाजमी ऐड करें। इनके कॉम्बिनेशन जरा बेहतर और डल में चली जाइए। आप पहन सकते हैं, मना नहीं कोई कर रहा, लेकिन कॉम्बिनेशन जरा बेहतर कर लीजिए। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
नाज़रीन, 2025 के नए साल के नए दिन में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। तो आपको बताते हैं कि नया साल और नया जो महीने का आगाज़ हो चुका है और ये अपने साथ नए इम्कानात और चैलेंजेस लेकर आया है। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा। बिल्कुल जनाब, हम ये जानेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद अहमद दाऊद। उनसे बात करते हैं। दाऊद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताएं कि ये साल 2025 पाकिस्तानियों के लिए कैसा रहने वाला? आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा मौजू और 2025 का आगाज़ और जनवरी का महीना हो और पहला दिन हो, तो पाकिस्तान का एक ही कार्ड निकालेंगे आज हम। और देखें, ट्रम्प कार्ड को तो आप जानते ही हैं। जी जी। और जाहिर बात है, 20 जनवरी के बाद मगर ज़्यादा ये जानेंगे जो हम। कार्ड है ये एस्ट्रोलॉजी का कार्ड है। तो पाकिस्तान का एक ही कार्ड क्या लेकर आ रहा है पाकिस्तान के लिए? तो पाकिस्तान के लिए खुशहाली लेकर आ रहा है। अरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त मदद होने वाली है। रेट चीज़ों के कम होंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी नज़र आती है। ये कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का। 9 का अदद, मार्स जो है वो एक पावर है, एक स्पिरिचुअल मदद है और ये एस्टेब्लिशमेंट का अदद है। और पाकिस्तान की तारीख में हमेशा आपको पता है कि मार्स की हुक्मरानी रही है और बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। तो हुक्मरान जो हैं वो एक पॉलिसी के तहत चलेंगे और ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी होगी। आवाम को रिलीफ मिलेगा और स्ट्रॉन्ग लोग फ़ायदा हासिल करेंगे। तो ये कार्ड है बड़ा ज़बरदस्त। तो जानिएगा 2025 आपके साथ रहेगी मुलाकातें, ज़बरदस्त रहेगा पाकिस्तान। ठीक है, हम आपसे वाह, वक्तन फवक्तन इस प्रेडिक्शन के हवाले से बात भी करते रहेंगे, उम्मीद इसी चीज़ के। अच्छा, मेरे ख्याल में स्टार्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, आगाज़ करते हैं एरीज से। एरीज पुरुष हमल वालों का 2025 जी। 3 कार्ड्स की एनर्जी। एरीज वाले तैयार हो जाएं। एरीज 2025 कैसा रहेगा? तो जनाब, एरीज वाले 2025 में मौजें करेंगे। हाय हाय हाय। अगर आप चाहते हैं कि मौजे करेंगे, इसका मतलब बड़ा जबरदस्त। देखें जी, जनवरी से ही आपको, यानी आज के दिन से ही फील होगा कि आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव, पैसे आएंगे, नया कारोबार शुरू करेंगे। और अगर आप कपड़ों के काम में हैं या कपड़े खरीदना चाहते हैं और गोल्ड के काम में हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी काम करेंगे बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि पहले कार्ड की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और सेकंड कार्ड क्या कहता है? सेकंड कार्ड एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। और याद रखिएगा, अलिफ लाम ऐन मीम के अदाद वो ज़्यादा एरीज में ही आते हैं। तो एरीज वाले बहुत ज़बरदस्त मदद हासिल करने वाले हैं, कामयाबियां समेटने वाले। और थर्ड पार्टी यहाँ पे ये रहेगी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी रूहानियत, क्योंकि मास जो रूल करता है वो एरीज को करता है। तो एरीज वाले शुरू करें अपने मामलात को और कामयाबी ये शुरू करें। और टॉरस वालों का हम जान लेते हैं, तब तक देखते हैं जी बुर्ज सौर वाले किस तरफ जाएंगे। तो बुर्ज वाले। सौर वालों की 3 कार्ड की एनर्जी देखते हैं कि बुर्ज सौर वालों का कैसा रहेगा 2025 2025। तो बुर्ज सौर वालों को एक कोई बड़ी खबर मिलेगी। और ये बड़ी खबर कोई, अगर आप मीडिया में हैं सौर वाले, तो कामयाबियां समेटें। बहुत सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके ख्वाब, आप जो करना चाहते हैं बड़े ज़बरदस्त नजर आते हैं। सेकंड कार्ड की एनर्जी में अगर तुलबा तालबात हैं सौर वाले, तो वो बहुत कामयाबी समेटेंगे, बहुत सी ज़बरदस्त मदद है। मगर एंड ऑफ द ईयर एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपने फेस करनी है। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। ये प्रॉब्लम क्या है, इसको भी देखते हैं। जी जी। सौर वालों के लिए प्रॉब्लम, आप डबल माइंडेड हो जाएंगे किसी बात को लेकर। इस बात को लेकर डबल माइंडेड हो जाएंगे, वो भी देखते हैं जनाब। यहाँ पे आपके काफ़ी जिम्मेदारियों का बोझ होगा, बर्डन होगा, तो आप कोशिश करेंगे उनको कैसे सॉल्व करें। तो जिम्मेदारियां आपको एंड ऑफ द ईयर सौर वालों को बढ़ सकती है। सौर वालों को आपने बड़ा वक्त दिया और बड़ा डिटेल में समझाया कि क्या होने वाला जनाब। जमनाई वालों का 2025 कैसा रहेगा? तो जमनाई वाले तैयार हो जाए, एनर्जी क्या कहती है 2025 जमनाई वालों। तो जमनाई वालों की क्या एनर्जी होने जा रही है? तो जनाब, आगाज तो बहुत ही ज़बरदस्त है 2025 का। आप हर तरह के काम कर सकते हैं, कोई भी काम करेंगे तो उसमें मदद मौजूद होगी। अच्छा जी, उदासी रहेगी किसी बात को लेकर, कामों में डिले रहेगा और कुछ चीज़ें आपको
परेशान करेंगी। ये डिले क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, आपको बहस तकरार नहीं किसी से करनी, लड़ाई बिल्कुल झगड़ा ठीक। नहीं करना। ये तो मेरा इससे- ख्याल है दाऊद साहब सबके लिए ही मशवरा है। नहीं, वो जो एनर्जी कि आ रही बचे। है, नहीं बिल्कुल बात तो ठीक है आपकी, हाँ। लेकिन काफी काम होंगे और उनके ऊपर आपकी बड़ी ग्रिप नजर आती है। तो मैं समझता हूँ कि आप प्लान अभी से कर लें कि आपने जो अपने फैसले करने हैं उनको क्या डायरेक्शन देनी है, फिर आप कामयाबी बिल्कुल ठीक। कैंसर की जानिब चलते हैं। देखते हैं जी कैंसर वालों का 2025 कैसा नजर आता है। 3 कार्ड की एनर्जी, कैंसरियन क्या करने जा रहे हैं। तो कैंसर वाले बहुत पावरफुल नजर आते हैं। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, अच्छा, आपका वीजा लग सकता है। और अगर आप चाहते हैं कोई बड़ा करना तो आप बड़ा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कमाल बात है कि सेकंड एनर्जी में आप अपने कैरियर के बारे में बड़े सीरियस हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे और अपने अगर जॉब है या कारोबार है, कोई भी मामला है तो आप कामयाबियां हासिल करेंगे। थर्ड कार्ड में आपको किंग, ये जो साल है आपको किंग बना सकता है, बादशाह बना सकता है। आप जबरदस्त। ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक नजर आते हैं। पावर की आप बात कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है लियो की बात कर ली जाए, उसका कैसा रहने वाला है उनका? लियो बुर्ज असद, सियारा शम्स, लियो वाले सन की एनर्जी है और मार्स 9 की अदद की एनर्जी जो है लियो वालों को बड़ा सपोर्ट करेगी। तो देखते हैं जी लियो वालों का 2025 कैसा होने जा रहा है। तो लियो वालों का 2025 जनाब क्या होने जा रहा है। आपका ख्वाहिशें पूरे करने का ये साल है। याद ओके, रखिएगा, जबरदस्त। अगर आप चाहते हैं कि अपनी तमाम मन की ख्वाहिशें पूरे करें तो हिम्मत करें, हौसला करें। ना भी करेंगे तो अल्लाह ताला ने आपको अता कर ही देना है, वाह, वाह, क्योंकि वाह। एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। सेकंड कार्ड की एनर्जी में एस ऑफ कप। तो जो लोग अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे थे कि हम कामयाबी की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह इस साल आपको बड़ी बड़ी अचीवमेंट और कामयाबी। और थर्ड में आप हर महीने हर वक्त कामों में मसरूफ रहेंगे। ओ, ये तो अच्छी बात है। बहुत कमर अच्छी कस लें, entertainment भी अच्छी है बात एक तरह से। कमर कस लें, क्योंकि काम आपके पास बहुत आने जा रहा है। वक्त बहुत जाया किया आपने पिछले साल, अब नहीं अच्छा। होगा। बिल्कुल ठीक है। वर्गो वालों और का हाँ, हाँ जी, विर्गो बुर्ज सुमला की बात करें और विर्गो वालों का 2025 कैसा नजर आता है। 3 कार्ड में विर्गो वाले क्या करने जा रहे हैं। यहाँ विर्गो वाले भी किसी मदद से कम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे साल के शुरू में ही कोई दोस्त, कोई आपका अपना आपकी बड़ी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। और सेकंड कार्ड के व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके दुनियावी मामला बड़े जबरदस्त होने जा रहे हैं। आपकी ना सिर्फ दुनियावी मामला बल्कि रूहानी मामला बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे 2025 में। थर्ड कार्ड में कमाल बात यह है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपने डायरेक्शन क्या लेनी है इसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई ऐसा हर्डल नहीं आएगा जिसकी वजह से आप सोचें कि हमारे लिए शायद परेशानी हो। तो जबरदस्त एनर्जी है विर्गो वालों के लिए। अब आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। जनाब लिब्रा बुर्ज मिजान, हवा का आपका तराजू भी है, एयर साइन भी है और खान साहब भी लिब्रा में ही होते हैं। तो लिब्रा वालों का 2025 लिब्रा 2025 क्या होने जा रहा है। तो जनाब अग्रेसिव हैं, कुछ लड़ाई, कोई बहस, कोई कुछ करना चाहते हैं लिब्रा वाले, और ये कर पाएंगे कि नहीं पाए। अच्छा, आप फाइटिंग के मोड में क्यों हैं ये भी देखते हैं जी लिब्रा वाले। अच्छा जी, आप अपने पैसों से मुतल्लिका मामलात में कुछ बेहतरी चाह रहे हैं। बहुत आपने मुश्किल वक्त देखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन सेकंड कार्ड में दी सन है, सूरज है। इसका मतलब शम्स की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आप माली मामलात की वजह से परेशान हैं तो परेशानी ना लीजिए अपने सर पे, क्योंकि ये परेशानी खत्म हो रही है। थर्ड कार्ड में जज्बाती हैं, चीजों में बड़ी हेल्प होगी। तो थर्ड कार्ड का जज्बातीपन आपकी माली ही मामलात को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है, इंशाल्लाह आप कामयाबियां समेटेंगे। और आगे चलते हैं। फेवरेट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों की क्या स्कॉर्पियो वाले, एनर्जी हाँ, है। बिल्कुल। जिस तरह एरीज वालों को मार्स 9 सपोर्ट कर रहा है, वही एनर्जी स्कॉर्पियो वालों को भी सपोर्ट कर रही है। तो स्कॉर्पियो वालों की क्या एनर्जी रहेगी 2025 की। तो जनाब स्कॉर्पियो वाले क्या करने जा रहे हैं। देखें, स्कॉर्पियो वालों के पास तो ऑप्शंस आएंगी और अच्छा। उसके ऊपर सोच विचार करेंगे कि किस अगर तरह ऑप्शंस आ गई उनको- फिर वो नहीं रुकेंगे। अच्छा नहीं, सेकंड कार्ड की एनर्जी में ये फाइट कर रहे हैं। फाइट किस चीज की है ये आप लोगों की, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये फाइट है आपके पास शायद आउट ऑफ कंट्री जाने का एक सिलसिला हो सकता है। आपका कोई मददगार आपकी हेल्प करेगा। और थर्ड कार्ड में आपने
एक ख़ास बात याद रखनी है कि गुजरे हुए वक्त को सोचने की बजाय आगे का सोचें, क्योंकि यही आपकी नेगेटिविटी रहेगी 2025 में। आप लोग जो आपको धोखा देते हैं या आपको प्रॉब्लम में रखते हैं, उनके ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करना। अगर आप आगे बढ़ेंगे एक कदम तो कुदरत आपको 2 कदम आगे बढ़ाएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त। तो मशवरा यही है इनके लिए कि बस ये यही दोहराते रहे, यादें माजी असाब है। सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। छीन ले रब मुझसे हाफिजा मेरा। जी जी, आपने मुकम्मल कर दिया, मैंने इसलिए अधूरा छोड़ा। बिल्कुल जनाब। आपका कौन सा पहले? क्या बात है, सेजिटेरियस की जाने चलते हैं। देखते हैं जनाब सेजिटेरियस वालों की 3 कार्ड्स की एनर्जी 2025 की क्या नजर आती है। तो 2025 सेजिटेरियस वालों की 3 कार्ड्स की एनर्जी क्या नजर आ रही है। तो सेजिटेरियस वाले क्या करने जा रहे हैं? अच्छा जी, सेजिटेरियस वाले डबल माइंडेड नजर आते हैं। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि आप 2025 में क्या करना चाहते हैं, कर पाएंगे। इस बात की वजह से डबल माइंडेड ये भी देख लेते हैं। तो क्या है डबल माइंडेड? आप अच्छा, आपके पास कोई काम आएगा, उसके बारे में डबल माइंडेड है, मगर ये अच्छी बात है तो आप कर लेंगे। सेकंड कार्ड की एनर्जी में आपकी सोचें आपकी तरक्की में आड़े आ सकती हैं। सोचें क्या होंगी आपकी जनाब? तो सोचें हैं आपको सोचने की बजाय कामों में लगे रहना है। यानी कि आपके लिए 2025 की एक प्रेडिक्शन ये है कि आप अगर अपना वक्त सोचों में ज़ाया करेंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर ये आप करेंगे, सोचों की बजाय कामों में लगे हैं, तो बड़ी खबर है, बड़ी सॉलिड खबर है और हैरान कुन चीज़ें आपके सामने पेश आएंगी। ये हैरान कुन खबरें क्या होंगी? ये हैरान कुन खबरें आपके आने वाले वक्त की प्लानिंग होगी। और ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि आप अपने हालात को बेहतर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। मजीद आगे चलते हैं, कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न वालों का 2025 कैसा रहेगा जनाब? 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। और जनवरी का दिन वैसे ही कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या नजर आती है। तो कैप्रिकॉर्न 2025 क्या होने जा रहा है? कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है और ये आपका आगाज जो है समझ नहीं लग रही कि किस तरफ चीज़ों को लेकर चलना है। तो आप क्यों कंफ्यूज हैं? सबसे पहले कंफ्यूज क्यों हैं किसी बात को लेकर? आप अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत पे लेके जाना चाह रहे हैं और वो चले जाएगी। परेशान ना हो कैप्रिकॉर्न वाले कि हम उसी तरह वक्त गुजारेंगे और इसी वजह से आप डबल माइंडेड भी रहेंगे। डबल माइंडेड हैं तो ये अपनी फैमिली शादी से मुतल्लिक़ अगर आप डबल माइंडेड हैं तो ये ना हो, क्योंकि इस साल जिनकी शादियां नहीं हो रही या जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म होगी कैप्रिकॉर्न वालों की, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप मौजूद है। तो हिम्मत करें, अगर आपने तैयारी नहीं की, पैसे पूसे इकट्ठे नहीं किए, जहेज नहीं कटा किया, तो कर लें जनाब। बहुत ये इन पे छोड़ देते हैं हम, एक्वेरियस की बात करते हैं जनाब। एक्वेरियस वालों का 2025 कैसा नजर आता है? तो 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं जी। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, बहुत बड़ी जबरदस्त एनर्जी है जी एक्वेरियस वालों की, क्योंकि वहां पे एयर साइन है, उधर से मार्स है, तो एक्वेरियस वाले कुछ करना चाहते हैं। 2025 में 3 कार्ड की एनर्जी की बात करें कि एक्वेरियस वालों का कैसा रहेगा, तो एक्वेरियस का ही कार्ड आया मेरे पास। पहले 5 माह आपको फाइट करना पड़ेगी 2025 में। मई, जून, जुलाई जबरदस्त होने जा रहा है। किस बात का जबरदस्त? क्योंकि दी स्टार आप जियो और जीने दो पे जिस तरह चलते हैं, अगर आपका कारोबार नहीं है या आप जॉब में परेशान है, परेशानी मत लीजिए, क्योंकि रास्ते बड़े ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। क्योंकि 3rd कार्ड में आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पावर, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप कामयाबियां समेटेंगे एक्वेरियस वाले। लेकिन पहले जनवरी, फरवरी, मार्च प्लान करने की ज़रूरत है और सॉलिड प्लानिंग कीजिएगा और बड़ी स्ट्रॉन्ग हेल्प लेके जाइएगा। और अब आखिरी पाइसेस। हाँ जी, पाइसेस वालों का 2025 कैसा रहेगा? 3 कार्ड की एनर्जी से पाइसेस 2025 की एनर्जी किस तरफ लेकर जा रही है? तो पाइसेस वालों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरियाँ हैं जनाब। और पाइसेस वाले आप अपने मामलात में बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। आपके कारोबारी मामलात, घरेलू मामलात, हर मामलात में ज़बरदस्त मदद होगी। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग अपने गाड़ी खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों की, क्योंकि फिश का साइन भी है और आपका बुजुर्गों का साथ भी बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। 3rd कार्ड में 3rd पार्टी सिचुएशन है। जनवरी, फरवरी, मार्च से ही आपको फील होगा कि 2025 में आपने किस तरफ जाना है और ये फैसले आपके हक में होंगे। क्या बात है, बहुत खूब। तो नाज़रीन को पता चल गया 2025 रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप अपनी चीजें जो हैं प्लान कर लें। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उन आसान और घरेलू टोटकों की बात करते हैं जिन्हें अपना कर आप इस नए साल में अपनी जिल्द को पुररौनक, बालों को मजबूत और वजन को मुतवाजन रख सकते हैं।
तो हमारे आज के सेगमेंट में हम आपको वो जादुई नुस्खे बताएंगे जो इस साल आपकी खूबसूरती को निखारने के साथ साथ आपकी सेहत को भी बेहतर बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। नैयर आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। नैयर आपा, बात हम कर रहे हैं 2025 की और पहला दिन है आज साल का, तो डिस्कशन यही है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है जनाब, क्या गोल हैं, क्या टारगेट हैं। तो 3 चीजें हमें जरा बता दें। चेहरे के लिए क्या चीजें हैं, हाँ जी। और उसके अलावा बालों के लिए, बालों के लंबे में होने में, और 3 हमें और खास नुस्खे तौर पर बता दें, स्मार्ट होने के लिए। formulas। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने टॉपिक जो है ना वो जो है वो डिसाइड किया है, थैंक यू। जिसके अंदर जो है वो आपकी स्किन, हेयर, आपकी हेल्थ और आपका सबसे एक जो मेन आपका जो वो गोल होता है ना कि जिन जो स्मार्ट होते हैं उन्हें भी ये होता है कि हम मोटे हम ना और हो हों और जाएं। स्मार्ट हाँ, हो मोटे जाएं। हैं हम। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस अच्छा? नहीं है, सिर्फ चीज़ों को आपको एक मैनेज करना आना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपके पास आपके जो काउंटर है, आपका किचन है, आपके पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल आपने किस क्वांटिटी के साथ और किस तरह से करना है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह से हमारा जितना मीडिया है, हमारे चैनल्स हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक हर्ब्स को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि ख़वातीन लोग, बल्कि अब जो न्यू जनरेशन इन चीज़ों से दूर हो चुकी थी, इस वजह से इस तरह के प्रोग्राम लौट आई है। देखें पंसारी की शॉप पे आपका रश नहीं होता था। पंसारी की शॉप पे रश भी होता है और वो आपसे पैसे भी ज्यादा मांगते हैं। पैसे ज्यादा Because मांगते उन्हें पता है हैं हमारी और चीजें बहुत दूसरे कारआमद हैं। नंबर पे बोरियों में और इस तरह की बॉटल्स में पहले पड़ी हुई होती थी। हाँ। अब जाएं तो उन्होंने माशाल्लाह से अपना पूरा जो है वो रैक, अपना जिद्दत काउंटर अपना लिया ना उन्होंने उन्होंने भी। बहुत नीट क्लीन और Yes. बहुत अच्छा लगता है वहां पे बिल्कुल। जाके। तो अब जो है वो 25 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मौसम बहुत अच्छा है। ये वाला जो मौसम है, इसके अंदर आप अगर आप पूरे साल की जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि पूरा साल आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसलिए कि इस मौसम के अंदर हमारे पास हमारी वेजिटेबल की शॉप्स पे, वेजिस की शॉप में जो चीज़ें इस टाइम बिल्कुल फ्रेश हैं, अवेलेबल हैं, That वो is है आंवला। आपका आंवला और आपका हल्दी। ये सीजनल फ्रूट हैं, ये साल में एक दफ़ा आते हैं, 3 से 4 महीने जो है ये आपको नज़र आएंगे वेजिटेबल शॉप्स पे। उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, अगर हैं भी हैं तो फिर वो फ्रेश नहीं होते, उसकी वो वाली अफादियत नहीं और आपा रहती। ये तो आंवला इतना जबरदस्त चीज है खाने के हवाले से। शीरे में आप इसको खाएं, वो बना के मुरब्बा, या आप हाँ जी। अचार में इसका खाएं। हर तरह से जो है ये कमाल, बेनिफिशियल बहुत है। कमाल। आप यकीन करेंगे कि 10 सेब, 10 आप एप्पल लेते हैं और 1 आंवला, अच्छा। हो जी उतने ही बेनिफिट ओहो। हैं, बल्कि एप्पल से ज्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो काफी डिफरेंस है, skin, लेकिन वो hair- एकदम क्या बात है। हाँ जी, सिर्फ क्या है कि इसको आपने यूज किस तरह से करना है। हाँ, इसका ताकि इसकी टेस्ट पूरी अफादियत आपको मिले। वो अभी सेब आप खाना हमें तो- बताएंगे। जी, जी, सेब जी। खाना तो बहुत आसान है। इसको जो खाना थोड़ा सा टेक्निकली, क्योंकि इसका जो टेस्ट है हल्का सा खट्टा कह लें या हल्का सा कुछ सैलापन होता है। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले इसके थोड़े से जो है वो मैं बेनिफिट्स बता दूं। जी, जरूर। जो मेन है कि ये आपकी स्किन को फेयर करेगा। ठीक अच्छा। है, वो फिर सब कॉन्शियस हो जाते हैं कि है चिट्टा करेगा। सबसे पहले आप गोरे हो जाएंगे। इसमें तो मरकरी हमारी तो नहीं? बीमारी है ना गोरा होने की। नो, इसके आप हो अंदर जाएंगे। नेचुरल वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्वालिटीज हैं, वो बेनिफिट्स हैं कि आपकी फ्रैकल्स, आप किसी तरह की भी क्रीम्स वगैरह लगा लगा के थक चुके हुए हैं, आपकी फ्रैकल्स नहीं जा रही, आपकी स्किन टोन इवन नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है वो लेके पैदा हुए हो तो आप चिट्टा हो जाएंगे, हाँ, ऐसा हाँ जी। पॉसिबल ऐसा नहीं है। लेकिन आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ, नीट क्लीन स्किन के साथ जो है दैट वो मींस कि आपकी जीन्स नहीं नाजरीन बदलेगी, लेकिन जी। आपकी जो कलर है, हाँ आप जी। सांवले हैं, वीटिश हैं, वाइट हैं, उसमें जरा बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी आ जाएगी। आपकी जो है वो इवन टोन नहीं है, आपकी फ्रैकल्स हैं, दानों के बाद के दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन के अंदर वो ग्लो नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है वो आंवला वापस लेके आ सकता है। प्लस आपका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं और आपको समझ नहीं लग रही आप क्या करें। इसको यूज किस तरह से करना है ये हम पहले खाने के लिए बताएंगे। ठीक है। क्योंकि खाने में इसके जो, और फ्रेश आंवला अगर हम इसको ड्राई कर देते हैं तो इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसके जो जूसेस हैं वो जाहिर सी बात है ड्राई हो जाते हैं।
इसकी वो क्वालिटीज़ बेनिफिट्स उतने नहीं रहते जो एक फ्रेश आंवला के हैं। बिल्कुल ठीक। तो फ्रेश आंवला के लिए आपने जो है वो आंवला ले लेना है, इसको अच्छे से जो है वो वॉश कर ले। देखिए ये शाइन कर रहा है, ठीक है, इट्स मीन कि ये फ्रेश है। फ्रेश है। तो इसको आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने थोड़ा सा सिरका डाल के और सोडा डाल के पानी के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए डिप कर देना और फिर इसको धो लेना है। अगर इसके ऊपर कोई केमिकल का स्प्रे हुआ है तो वो उससे जो है वो साफ हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको स्टीम देनी है, आपने बॉईल नहीं करना। आंवले के अंदर अपना पानी होता है। आपने क्या करना है, देचकी के अंदर डालना और जस्ट आपने 3 और 4 टेबलस्पून आपने पानी के डालने ताकि स्टीम बन सके इसकी। और उसके बाद इसको ढक देना है, हल्की सी आंच के ऊपर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। 10-15 मिनट के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका मुरब्बा बनाएं या अचार बनाएं तो उससे ये होगा कि ये हार्ड नहीं होंगे, खाने में जो है वो इजी होगा। अगर आपने मुरब्बा बनाना है तो इन आंवलों को आपने शीरा बनाएं जो आपने स्टीम में सॉफ्ट किए हैं। आप शीरे के अंदर डाल के आप इसको आधा घंटा के लिए पका लें। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें, सिरका डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। ये आपका मुरब्बा रेडी हो गया जो कि 6 महीने या साल खराब नहीं होगा। ठीक है। और अगर आपको अचार पसंद है, आपने अचार जो है वो डालना है। आप तेल वाला अचार खाना नहीं पसंद करते, यही वाले आपने मुरब्बा जो है इसको आपने ऑर्गेनिक सिरका, ऑर्गेनिक सिरका, हाँ जी, ऑर्गेनिक सिरका के अंदर आपने इसको डाल देना है। उसके अंदर आप जो अचार के मसाले होते हैं, मेथी है, कलौंजी है, सौंफ है, राई है, थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के नमक मिर्च डाल के सिरके के अंदर आप इनको जो है वो डाल दें। ठीक है। और इसको आप जो है वो जहाँ किचन है या हीट है वहाँ पे 10-15 दिन पड़ा रहने दे। ये आंवले का आपका अचार जो है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है। खाने से पहले अगर आप 1 या 2 आंवला साथ ले लेते हैं, आपको जो है वो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। आंवले का हमने मुरब्बा भी बना लिया, आंवले का हमने अचार भी बना लिया। ठीक है। तो मुरब्बा जो है वो आप सुबह के अंदर इसको नाश्ते के अंदर खाएं। 2 आंवला बहुत है। अच्छा आपा, वो क्या होता है जो लोग आंवला सर पे भी लगाते हैं, बालों में भी एक तो हम खा रहे हैं, ठीक है, वो बालों को भी अफादियत दे देगा, आपकी स्किन को भी देगा। ये अप्लाई कैसे किया जाता है सर? हाँ जी, आंवले का हेयर ऑयल जो है वो बनता है, लेकिन जिस तरीके से जो है वो मैंने देखा है बना रही होती हैं ख़वातीन, आंवले को डाल के तेल के अंदर बिल्कुल कोयला कर देते हैं, जला देते हैं। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो तेल की अपनी क्वालिटीज भी खत्म हो जाती हैं। आंवले का अगर आपने ऑयल बनाना है, आप सिंपल सरसों का तेल, तिलों का तेल, उसमें आप अगर नारियल का या दूसरे ऑयल डाल रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तिलों का वो जो सरसों का तेल है इजीली अवेलेबल भी है, पेनिट्रेटिंग ऑयल है और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आपने क्या करना है कि आंवले की जो है वो गुठलियाँ निकाल देनी है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर ले। आंवले का एक जो है वो प्यूरी सी बन जाएगी। इसको आपने देचकी या नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर डाल के आपने हल्का सा जो है वो जिस तरह से हम मसाला भूनते हैं, आपने कुछ और नहीं अभी इसमें डालना, पानी खुश करना है, पानी इसको आप डाल के आपने थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाए इसके अंदर फिर आपने अगर 1 कप जो है वो प्यूरी है इसकी तो 2 कप आपने सरसों का तेल, उसमें जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ठीक है, 2 कप आपने इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल डाल देना। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है, थोड़े से आप कड़ी पत्ता डाल दें, थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी इसके अंदर डाल दें और सरसों का तेल डाल के धीमी सी आंच पे, जैसे हम हंडिया को भून रहे होते हैं, नीचे ना लगे, इस तरह से आपने भूनते जाना है। फ्राई पैन जो है वो जब छोड़ देगा, फील होगा कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसकी क्वालिटीज ऑयल के अंदर आ गई हैं, तो आप इसको स्ट्रेन कर रहे हैं। ये आपका ग्रीन से कलर का ऑयल बनेगा और ये ऑयल इतना जबरदस्त है। हाँ जी, बालों की जी आप खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। मैं नहीं कहती हूँ ये जो ऑयल हम बाहर सरसों का खरीदते हैं कोल्हू से और अपनी आंखों के सामने निकलवा के, वो ठीक है उसकी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होता है। उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट और जो है वो सीड जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं डाल लेते, अदरवाइज उनके भी बेनिफिट्स है। हम एवी गए जी वो खालिश नहीं होता, खाली निकालते तो सीड से ही है। हाँ, सीड से निकला हुआ हो, ये ना हो कि वाइट ऑयल या पैराफिन ऑयल के अंदर उन्होंने कलर और खुशबू डाल के तो वो आपको जो है वो सरसों के तेल पे के नाम पे या तिलों के तेल के नाम पे या कोकोनट ऑयल के नाम पे दे दें, वो आप सामने जो है वो निकलवाएं कि हाँ ये बीजों से ही तेल निकल रहा है, तो वो बिल्कुल बेहतरीन है। उसके बाद जो न्यू जनरेशन है
वो तेल लगाना पसंद नहीं करती। टाइम ही नहीं Simple- उनके पास आपा, वो सिंपल एक आंवले उनको का अच्छा भी नहीं लगता। बिल्कुल स्मेल आ रही है या कुछ है, सिंपल आप आंवले का जो है ये पाउडर पंसारी की दुकान से आम मिल जाता है। ठीक है। आप आंवलों का जो है ये पाउडर जो है वो आप घर ले आए। आंवले का पाउडर, अगर आपके ग्रे हेयर हैं, आप चाह रहे हैं कि ब्लैक हो जाए, अगर आप स्ट्रिकिंग डाई वगैरह नहीं कर रहे, अगर आप स्ट्रिकिंग डाई वगैरह का आपका इशू है, तो सिंपल आंवला का जो है वो पाउडर आप 100 ml जस्ट लाइक एक गिलास पानी के अंदर 2 टेबलस्पून आंवले का पाउडर डाल लें, उसको आप शावर बोतल के अंदर डालें। अच्छा, ठीक है। आप अपने शैम्पू बॉटल में डाल दें। अपनी शैम्पू नहीं, नो, आप इसको शावर बोतल के अंदर ठीक है, डालें। ठीक है, ठीक है। ये आपका टोनर बन जाएगा। ओह। ये वो टोनर है कि apply नहाने के बाद आप अपनी स्कैल्प पे जो है वो स्प्रे कर लें। अच्छा। ये लगा रहे, ये अब्जॉर्ब हो जाए, ना कोई इसकी स्मेल आएगी, ना कोई स्टिकीपन आएगा इसमें। ये आपने हेयर टॉनिक अपने बालों में स्प्रे कर दिया, ठीक है, जो आपकी रूट्स को मजबूत करेगा। आपके अगर बाल जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, आप अपने रूट्स लेंथ एंड पे जो है वो स्प्रे कर लें। ये कोई आपके बालों के कलर को जो है वो चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ जी। आजकल और आपका सर्दी है, डैंड्रफ की बड़ी शिकायत होती है। हाँ अगर किसी जी। को डैंड्रफ है तो वो भी ये इसी तरह अप्लाई कर सकता है। यही वाला जो टोनर है 100 ml का जो हमने बनाया है, वाटर लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आमला पाउडर, 2 ठीक। टेबलस्पून आप उसके अंदर जो है वो ग्लिसरीन डाल। ओके। ठीक है, ये आपका बेहतरीन एक जो है वो आपके डैंड्रफ को भी खत्म करेगा, आपके बालों में मॉइस्चर को भी लॉक करेगा, और खुश्की की वजह से आपके इचिंग हो रही है, जख्म हो गए हैं, खारिश हो रही है, तो इस यही वाला स्प्रे उसको भी हील करेगा। क्योंकि जो ग्लिसरीन है आपको पता है कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है, तो उसको आपने यूज करना है शेक करके। तो आपका ये टोनर बेहतरीन है आपकी डैंड्रफ को खत्म करने के लिए, बालों की रूट को मजबूत करने के लिए, और बालों की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए। ये तो हो गए आंवला के बेनिफिट। उस दूसरी तरफ फिर हम आ जाते हैं हल्दी की तरफ। हल्दी आजकल जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, इंतहाई सस्ती है। मैंने देखा है, हम जितनी मर्जी महंगी जो है वो पैकेट्स की हल्दी ले लें, उसमें मैंने देखा है कलर होता है, कॉर्नस्टार्च, उसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर होता है, तो हल्दी का मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी जो है ना उसमें कोई एलिमेंट। आप इसको जो है वो खुशबू इसकी आप लें। आप अगर हल्दी, अगर किचन का आपको थोड़ा सा है, अगर आप हल्दी अगर आपको थोड़ा किचन का बहुत थोड़ा सा हाँ पता जी, है आप देखें तो आपको पता चल जाएगा ये असर। खरीदारी की हद तक है। उधर भी ये ले, आप भी इससे फैजियाब हो। आजकल नजला, जुकाम, खांसी, जबरदस्त। ये इश्यूज है, ये हल्दी को और ले। ये कितनी फ्रेश स्मेल इसको कर रही है। वो जो inhale कर पाउडर लें। आपा, वो जो हम जी, उसकी हंडिया ये में खुशबू डालते हैं, वो नहीं है। बहुत अजीब सा लगता है। ये और आपका इस तरह की स्मेल नहीं होती इसकी, तो बहुत ही अच्छा बहुत अरोमा है। कितना अरोमा है। आपका फ्लू किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा। ये कच्ची हल्दी अगर आपके पास पड़ी हुई है, आप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको आप इनहेल करें। नेजल के लिए बहुत अच्छा है। 4-5 मिनट के अंदर अंदर आपकी कंजेशन सारी खत्म हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसके अलावा हम क्या हाँ इस्तेमाल कर जी, सकते हैं अगर आप हल्दी का? हल्दी लेके आए हैं मार्केट से, ठीक है। इसको उबलते हुए पानी में डाल लें, 1 मिनट के लिए निकाल लें। उसके बाद जो है वो धोना जरूर है इसको, मट्टी इस पे बहुत लगी होती है। इसको जो है वो आप बारीक बारीक काट के 4-5 दिन के लिए किचन में आप फैला देंगे, ड्राई हो जाएगी। इसका आप पाउडर बनाइए। आपकी प्योर हल्दी आपके घर के अंदर मौजूद है। हल्दी आपको पता है, कोई भी आने वाली बीमारियों से, अगर आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज से बचना चाहते हैं, हल्दी से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हल्दी आपकी ओवरऑल हेड टू टो आपकी हेल्थ के लिए, किसी भी बीमारी से बचने के लिए, और अगर कोई ना कोई आपको इस तरह का इशू है, ऐसी बीमारी है जो पता नहीं चल रही, तो आप जो है वो हल्दी का कंज्यूम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा गोल्डन कर मिल्क रहे का हमने इतनी दफा आपकी रेसिपी बॉडी आपको में बताई इन्फेक्शन है, है, वो रिजॉर्ट हो जाता है, वो सॉर्ट जी। आउट हो जाता है, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती इनिशियली। जी। इसके बाद वेट लॉस की बात ठीक की। है। वेट लॉस के लिए जो अदरक से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। जो ब्लॉटिंग है आपकी बॉडी के अंदर, आपका फैट, स्टबन फैट किसी भी तरह से जो है वो बर्न नहीं हो रहा, सॉफ्ट नहीं हो रहा, बॉडी से रिड्यूस नहीं हो रहा, तो अदरक से बेहतर कोई चीज नहीं है। ये अगर आप तीनों चीजों का कॉम्बो बना लेते हैं, ये देखें, ये इस तरह से जो है ये मैंने बनाया हुआ है और मैं इसको लेती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 कप आंवला पाउडर आपने, और 1 कप आपने इसके अंदर अदरक, खुश्क अदरक का पाउडर, और उससे कम 1 टेबलस्पून आपने इसमें हल्दी का पाउडर डाल के ये आप पाउडर बना लें। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर और 1 टेबलस्पून लौंग का पाउडर। जस्ट इसका अगर आप कहवा लेना कहवा शुरू पिएं। कर लेते हैं, तो वेट लॉस
खासकर इस मौसम के जबरदस्त। अंदर आपको वेट लॉस, आपको जिसमें किसी बड़ा भी मुश्किल हो तरह जाता से है आपा हमारे लिए वेट flow- लॉस करना, क्योंकि जी। हलवा जात देख के वैसे ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपा आपका। Thank you. तो नाजरीन, आपको हमने बेहतरीन किस्म के फार्मूलाज बता दिए हैं, अब आपने इस पर अमल करना और हमें ज़रूर सोशल मीडिया पे बताना आपको अब फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पुलिस फोर्स के कई बहादुर सिपाहियों की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे हीरो से जो न सिर्फ कानून की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक नई उम्मीद बन चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब पुलिस के ऐसे ख्वाजा असरा अफसर से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया है कि सलाहियत और हिदमत का जज्बा सिर्फ जिन्स और शिनाख्त का मोहताज नहीं होता। हमारी नुमाइंदा आशा ने इन बहादुर ऑफिसर्स की जिंदगियों, चैलेंजेस और उनके ख्वाबों को करीब से जानने की कोशिश की है। तो आइए आपको भी ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। आज मैं मौजूद हूँ पुलिस खिदमत सेंटर में और यहाँ पर मैं आज आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे ट्रांसजेंडर से जो कि पुलिस ऑफिसर हैं और दूसरे ट्रांसजेंडर्स के मसाइल को हल करते हैं। जब भी ट्रांसजेंडर का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है, यहाँ तो ट्रांसजेंडर भीख मांगते हैं या नाच गाना करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर कैसे बनी और इसके पीछे सारी कहानी क्या है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कशिश खान। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो ट्रांसजेंडर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और उनका अपना सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कशिश खान है। मैं लिबर्टी गुलबर्ग में तैनात हूँ, ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। तकरीबन मुझे यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो रहे हैं और काम करने के बाद पता लगा कि हमारे भी राइट्स हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम हमारे तन पे यूनिफॉर्म होता है और लोग हमें देखते हैं कि एक ट्रांसजेंडर ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जिस तरह के हमारे राइट्स थे पहले, जो हमें पहले नहीं मिले थे, अब हमें राइट्स मिल रहे हैं। और इसी तरह हमारे 3 मरकज़ हैं जो कि लाहौर में है, एक लारीडा में है जहाँ पे इज़ना खानज़ादी होती हैं और दाता दरबार में जहाँ पे मासूमा अली होती है मेरे साथ, और मैं लिबर्टी में होती हूँ। लिबर्टी में 2 BS में ज़नाया चौधरी और कशिश खान जो कि मैं हूँ। और सोसाइटी का प्रेशर काफ़ी था हमारे ऊपर। सोसाइटी वाले हमें तंज करते थे, बातें करते थे तरह तरह की, लेकिन हमने सोचा कि हमने कुछ बनना है, हमने कोई काम करना है। इससे पहले मैंने जॉब की थी KSS में और उसके बाद ज़नाया चौधरी ने मुझे यहाँ पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो है यहाँ पे मुझे इंटक करवाया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ IG पंजाब की जिन्होंने इनिशिएटिव लिया ट्रांसजेंडर्स के लिए कि उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। तो मुझे ये बताइए, जो ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको आप यहाँ पे रखते हैं, तो उनको कोई हुनर भी सिखाया जाता है या तालीम दी जाती है कि वो अपनी लाइफ जो है मुहज़्ज़ब तरीके से गुजार सकें? जी बिल्कुल, आजी साहब का इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ तरसा, जो जितने हमारे ट्रांस बच्चे हैं वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। अभी वहाँ पे 16 बच्चे अवेलेबल हैं जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इसके अलावा आजी साहब का इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मंजिल का। जितने भी घर से भागे हुए बेवा बच्चे, बच्चियाँ, घर से भागे हुए बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, उनको हम वहाँ पे रिहाइश दी जाती है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम उनके वर्सा से उनको मिलवा सकें। तो तकरीबन दिल्ली के कितने केसेस जो हैं वो ट्रांसजेंडर के सामने आते हैं? लाहौर में तो तकरीबन 3 मरकज़ हैं और डेली बेसिस पे कोई 5 मेरे पास भी आ जाते हैं। कोई इनका काउंट नहीं है, ठीक है। डिफरेंट 3 मरकज़ है, तीनों में केसेस आते रहते हैं। ट्रांसजेंडर का भी ऐसा सीन है कि उनको बर वक्त इंसाफ मिल जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। FIR उनकी भी होती हैं, ट्रांसजेंडर्स की भी। अगर वो हमारे पास आते हैं, पहले हम देखते हैं कि वो जो बात हमें बता रहे हैं, जो हमें कहानी अपनी बता रहे हैं कि जो उनके साथ हरासमेंट हुआ, जो उनके साथ वाक़या पेश आया, क्या वो सच है कि सच नहीं है। आप बताइए, आपकी क्या ड्यूटी है और आप क्या करती हैं? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मासूमा अली है और मैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर दाता दरबार तैनात हूँ। और हमारी ड्यूटी यही है कि हम लोग अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अलावा जितनी भी वनरेबल कम्युनिटी है, हम सब उनकी हेल्प करते हैं। लावारिस बच्चे, बच्चियाँ, बेवा औरतें, और हम अपनी कम्युनिटी ट्रांसजेंडर की तो करते हैं, मगर उससे ज़्यादा जो है वो हम लोग औरतों को भी और बच्चों को भी फैसिलिटेट करते हैं। किस तरह के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आपके पास, बच्चों के स्पेशली केसेस ज़्यादा आते हैं? बच्चों के स्पेशली केसेस हमारे पास दाता दरबार में तो काफ़ी आते हैं, जिनमें हम लोग डेली बेसिस पे बच्चे जो लावारिस होते हैं, गुम जाते हैं, या हम लोगों को जो मिलते हैं बाहर से, हम लोग उनको उनके वर्सा के साथ मिलाते हैं, उनके वारिसों के साथ मिलवाते हैं उन्हें। और काफ़ी हद तक हम लोग जो है ये बच्चे जो हैं उनके घरों में पहुँचाए हैं हम लोगों ने।
आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े सारे लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचेंगे, क्योंकि मीडिया आपको पता है सबसे ज़्यादा इस दौर में अहम किरदार अदा करता है किसी चीज़ को भी पहुँचने के लिए। दिस वाज आवर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद। हमने एक शुरू किया था तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इस्लामाबाद में, कम्युनिटी को ही सामने रखते हुए कि बड़े सारे मसले जो वो आ रहे थे। फिर जब वो कामयाब हुआ तो माशाल्लाह से अब लाहौर के जो 40 अज़ला में हमारी VSOs काम कर रही हैं, और ये आजी साहब का इनिशिएटिव था कि जिस पे अब फिज़िकली हर बंदे को नज़र आ रहा, जहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं। ये इसलिए है कि कहीं भी किसी जगह पे भी किसी माइनॉरिटी को कोई मसला ना हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे आएँ। स्पेशली आप विज़िट कीजिएगा कि वहाँ पे टोकन्स भी जो है ना वो मिसाल के अलावा से यहाँ पाएंगे, बड़ा वार्म तरीके से आपको वेलकम किया जाएगा। ये चीज़ें आज से पहले नहीं हैं। इस वक्त मेरे साथ गुलबर्ग के ASP शाहरुख खान साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त खड़े हैं पुलिस खिदमत मरकज़ में, जहां पे 9 मार्च 2023 में IG साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि कुछ हमारे सोसाइटी के ऐसे सेगमेंट्स हैं जैसे वल्नरेबल सेगमेंट्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये कुछ ऐसे तबकात हैं जिनको हकारत की निगाह से देखा जाता था और इनके बारे में हमेशा पुलिस की एम्पैथी कम पाई जाती थी। कम्युनिटी का एक रिफ्लेक्टिव है पुलिस, और कम्युनिटी चूँकि इन लोगों को डिसरिगार्ड करती रही है, इस वजह से पुलिस भी इनको कम रिगार्ड करती थी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो इनकी हेल्प करना भी चाहते थे, उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था कि हम इनकी हेल्प कर सकें। दूसरा, इन लोगों की तकलीफ़ें, इन लोगों के मसाइल कुछ इस तरह के हैं टेक्निकल किस्म के कि हम उस बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाते उनके इश्यूज़ को। इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहसन इक़दाम है पंजाब पुलिस का कि उन्होंने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स को हायर किया है। वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स ख़ुद ट्रांसजेंडर हैं, इनकी कम्युनिटी के लीडर्स हैं, इनकी कम्युनिटी में से आए हैं, बल्कि जो लोग उनको तंग कर रहे थे, हरास कर रहे थे फॉर मनी और उनको काम नहीं करने दे रहे थे, मेक श्योर किया कि वो उनकी तमाम तर लीगल एक्शन उनके ख़िलाफ़ लें और इन मसाइल को हल करें। और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पूरे पंजाब में बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 24/7 फंक्शनल हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे संडे हो, ये खुला रहेगा और इंसानों की तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा। इस वक्त मेरे साथ एक ख्वाजा साहब मौजूद हैं जो कि विक्टिम का शिकार हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं। जी बहुत शुक्रगुजार हैं बड़े अफसरों के लिए जो हम के लिए ये अफसरों का दफ्तर बनाया है। जो भी हमारा मामला होता है, हमारे केड़े अफसर लगे हुए हैं वो हमारा मामला सुधार देते हैं, हल करते हैं। मुझे आप बताइए अभी क्या केस था इनका? इनको ना रोड पे कोई लड़के थे जो बाश लड़के थे जो इन्हें तंग कर रहे थे, इनको छेड़खानी कर रहे थे, और ये हमारे पास आई हैं यहाँ पे कंप्लेन लेके, और फ्यू मिनट्स में इनका जो मसला है हम लोगों ने वो सॉल्व किया। तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और जनाब बड़ी अच्छी जो है मिसाल सेट की जा रही है। तो ये था हमारा आज का शो। इसके साथ ही मुझे और नजफ ताजा को दीजिए इजाज़त। और हमें डिटेल ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़। कल दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।